हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSA। आज आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। साथियों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 6 ट्राइंगल के एक्सरसाइज 6.3 के कुछ प्रश्नों को और कुछ थ्योरम को, जो कि ये थ्योरम AA हुआ, SSS हुआ और SAS बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी एक्सरसाइज के लिए। और आज इस क्लास में पहले मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को भी हल कराऊंगा। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी कराई जा रही है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आज हम इस क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों का और इन 3 थ्योरम्स का। तो चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को शुरू करेंगे, लेकिन प्रश्नों को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें थ्योरम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास 6.3 थ्योरम है, लिखा हुआ है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं ही एक अनुपात में होती हैं, इसलिए यह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इस त्रिभुज को जो समरूप होगा, इस कसौटी को AA बोलते हैं, याद रखिएगा। AA याद रखिए, से कोण 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 कसौटी कहते हैं। कैसे मान लेते हैं, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ओके, इसका नाम हम देते हैं P, Q और R दे देते हैं। हमारे इस त्रिभुज का नाम है ABC। तो मैं आपको बताऊंगा इस कसौटी का उपयोग कहाँ करते हैं, ये याद रखें बस। तो हम याद रखें AA कसौटी का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पे दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज में कोण दे के रखा हो। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आपका ये कोण दे के रखा है, ये कोण मतलब P वाला दे के रखा है तो 40 डिग्री। ओके, यहाँ ये 60 डिग्री दे के रखा है और ये आपका देके रखा साथियों, मान लेते हैं 80, कितना है 80 डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ पर देके रखा है ये कितना देके रखा साथियों, ये देके रखा आपका 80 डिग्री, ये देके रखा 40 डिग्री, ये देके रखा आपका 60 डिग्री। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं क्या कि कौन कोण किसके कोण के बराबर है। यहाँ देखें तो एंगल जो P है एंगल A के बराबर है दो त्रिभुज में, एंगल जो Q है वो एंगल B के बराबर है और जो एंगल आपका R है वो एंगल C के बराबर है। तो जब किसी दोनों त्रिभुज में केवल कोण दे के रखा हो तो हम वहाँ पर सब AA कसौटी का उपयोग करते हैं। बाकी इसका विस्तार रूप मैं आपको प्रश्न को हल करवाते समय जरूर बताऊँगा। आइए अगली कसौटी क्या है वो देख लेते हैं। अगली कसौटी 6.4 है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करें, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है SSS, बाकी पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। SSS ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। मतलब हम SSS का उपयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर दोनों त्रिभुज केवल भुजा दे के रखा हो। ठीक है, बाकी इसका हम विस्तार रूप कहाँ देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। आइए अगला थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। 6.5 लिखा हुआ है, यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे एक कोण, यहाँ कोण कर लीजिए भैया, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके कोणों को अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसे कहते हैं SAS। मतलब कि इसका उपयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास दे के रखा, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये आपके पास। इन दोनों त्रिभुजों में अगर साथियों कोई एक कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में बराबर हो जाए, इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ, तो पूरी क्लास को बने रहिएगा और बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं हम लोग 6.3 जो कमाल करने जा रहे हैं उसमें क्या करना है और कैसे करना है। आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने प्रश्नावली 6.3 को अच्छी तरीके से देखेंगे। बस आप लोग साथियों इस क्लास को एंड तक देखिएगा। सवाल में लिखा हुआ है 6.3 जो आपका एक युग्मन दे के रखा त्रिभुजों के, इसमें बताना है कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है। साथ में ये भी हमें बताना है कि समरूपता की कसौटी किस कसौटी का उपयोग किया गया है, ये हमें ज़रूर बताना है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा।
अगर हम बात करें कैसे बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे, सब लिखेंगे साथियों त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन दोनों में क्या पाएंगे कि यहाँ देखेंगे 60 इस 60 के बराबर है, तो कह सकते हैं हम लोग कि एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पे A लिया तो A लेंगे, P के बराबर B है तो B Q के बराबर होगा। तो क्या कह सकते हैं कि एंगल जो B है वो किसके बराबर होगा, एंगल Q के बराबर होगा। इस त्रिभुज को इसी तरीके से लिखा गया है। ABC का मतलब हुआ यहाँ पर, इसका मतलब AP के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा और C R के बराबर होगा कोण में। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर C तो किसके बराबर है, R के बराबर है एंगल में। तो यहाँ देखेंगे तीनों एंगल्स एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप है। ABC त्रिभुज और त्रिभुज, अगला त्रिभुज अपना क्या है, अगला त्रिभुज हमारे पास आती है PQR समरूप है। ओके, किससे ब्रैकेट में ले सकते हैं साथियों, A कसौटी से, किस कसौटी से, A कसौटी से। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अपना ये क्या है, त्रिभुज समरूप है। क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। समरूप का चिन्ह ऐसा ही लगता है, आप लोग बनाना सीख लीजिए। ओके, अब आइए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है ये भी देखते हैं। इसका दूसरा नंबर जो है साथियों वो लिखा है आपके पास, त्रिभुज ABC है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो PQR है। अब ध्यान दीजिएगा, तभी सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 का दुगुना 4 है, 3 का दुगुना 6 है और 2.5 का दुगुना 5 है। अगर हम AB लेंगे पहले तो हमें इस A पहले लेंगे तो हमें AB पहले लेंगे तो यहाँ पे QR पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका अनुपात बन रहा है। क्या बन रहा है, अनुपात बन रहा है। आगे देखते हैं, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज, क्या है, इस त्रिभुज का नाम अगर देखें तो क्या लेंगे, त्रिभुज QRP में क्या है, यहाँ A है तो यहाँ पे Q वाला लेंगे पहले, मतलब AB अगर हम पहले ले रहे हैं, अगर हम AB पहले लेंगे तो यहाँ पर सब हमें पहले QR लेना पड़ेगा, बटे क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें हम BC लेंगे तो यहाँ पे RP लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे BC, यहाँ पर क्या लेंगे साथियों, RP लेंगे। यहाँ पर साथियों अगर हम अब क्या लेंगे, CA, क्या लेंगे, CA लेंगे, तो वहाँ पे हमें PQ लेना पड़ेगा। ये हो गया साथियों PQ। ओके, मतलब जिससे अंत होगा उसी से शुरुआत होना चाहिए। अब AB की बात करें, यहाँ पर 2 देके रखा है। यहाँ पर अगर QR की बात करें 4 देके रखा है। BC की बात करें तो BC अपना क्या है साथियों, ये 2.5 है। कितना है, 2.5 है। यहाँ पर ये 5 देके रखा है, यहाँ पर ये 3 देके रखा है, यहाँ पर 6 देके रखा है। काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2.5 1 कम 2.5, 2.5 दूना 5, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं अतः SSS कसौटी से, किससे, कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांशम है। क्या सर्वांशम है, त्रिभुज PQR। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया भी होगा, और नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए क्या नहीं समझ में आया। ओके है, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न संख्या 2 भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो पूछ लीजिए। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सवाल सादे के सादे तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सबके सामने क्या है। यहाँ पे LMP में और DEF में ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर हम LP की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। घूम के यहाँ आएंगे 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। लेकिन ये 2.5 इसका कोई जोड़ ही नहीं बन रहा है।
कहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, तो हम फिर भी करना पड़ेगा, नहीं बन रहा तो फिर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे साथियों हल। हल के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एल। अब एल पी ले रहे हैं तो एल क्या लेंगे, एल पी एम व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों में क्या देखने को पा रहे हैं, अगर एल पी लेंगे तो डी ई लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे एल पी बटा डी ई। ओके, यहाँ पर भी पी एम लेंगे तो पी एम, ध्यान दीजिएगा, पी एम बटा, यहाँ पे क्या है पी एम जो है, अब यहाँ पर पी एम लिए हैं तो यहाँ पे हमें ई एफ लेना पड़ेगा, पी एम से हमें ई एफ लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे साथियों, ई एफ, क्या लिखेंगे ई एफ, ध्यान दीजिएगा, बराबर, अगर हम यहाँ से एम शुरू अंत है तो यहाँ से हम एम और एल लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, एम एल लेने वाले हैं, और नीचे क्या लेंगे, एफ डी लेने वाले हैं। ओके, अब जिससे अंत होगा उसी से शुरुआत होनी चाहिए। तो एल पी की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 दे के रखा है, यहाँ पर अगर डी ई की बात करेंगे 6 दे के रखा है, पी एम की बात करेंगे तो पी एम यहाँ पे 2 दे के रखा है, ई एफ की बात करेंगे 5 दे के रखा है, और एम एल की बात करेंगे 2.7 दे के रखा है, एफ डी की बात करेंगे 4 दे के रखा है। ये कोई बराबर नहीं है तो इज नॉट इक्वल लगा देंगे, काटने पर भी बराबर नहीं आएगा। इज नॉट इक्वल लगाने के बाद क्या लगा देंगे, इज नॉट इक्वल लगा देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लिखेंगे चूँकि एल पी बटा डी ई इज नॉट इक्वल पी एम बटा ई एफ इज नॉट इक्वल एम एल बटा एफ डी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या, इसलिए यह त्रिभुज का युग्मन, यह त्रिभुज का युग्मन समरूप नहीं है, क्या समरूप नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास त्रिभुज आ गया है एम एन एल और त्रिभुज आ गया है पी क्यू आर। अब इसमें देखना है ये 70 डिग्री है और ये भी क्या है साथियों 70 डिग्री है, यहाँ 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, 10 है, मतलब ये समरूप हो सकता है, लेकिन कैसे होगा ये हमें ज़रूर बताना होगा। तो पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे पहले साथियों, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, ये लिखेंगे त्रिभुज। अब अगर हम कोण को बीच में हमेशा लिया जाता है, इस बात को याद रखेगा, तो कोण को हमें बीच में लेना है, तो लिखेंगे यहाँ पर एन एम एल व त्रिभुज, यहाँ को इसको बीच में लेंगे, क्या लेंगे साथियों, बीच में लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर में क्या देखेंगे, देखेंगे कि जो एन एम है वो पी क्यू के बराबर अनुपात में जाएगा, तो एन एम बटा क्या जाएगा पी क्यू बराबर, यहाँ बात करें एम एल, क्या बात करेंगे साथियों, एम एल की बात करेंगे, तो एम एल अनुपात में जाएगा क्यू आर, क्या जाएगा क्यू आर जाएगा, तो क्यू आर लिखेंगे। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पर साथियों कितना है 5 है, यहाँ पर एम एल 5 है और ये आपका 10 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 1/2 किसके बराबर है, 1/2, तथा जो एंगल एम है एंगल पी के बराबर है, तथा एंगल एम एंगल क्यू के बराबर है। अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः साइड एंगल साइड, ध्यान दीजिएगा, साइड एंगल, साइड हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, ओके, ये वाला एंगल। तो साइड एंगल, साइड कसौटी से, क्या कसौटी से त्रिभुज एन एम
एल व त्रिभुज एन एम एल व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं, इसलिए त्रिभुज एन एम एल त्रिभुज पी क्यू आर। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा कि कैसे ये त्रिभुज समरूप है। अगर समरूप है तो क्यों है ये मैंने आपको जरूर बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस प्रश्न को कैसे हल करना है आपको पता चल भी रहा होगा। यहाँ पे देखिए दो भुजा था, एक कोण था, तो हम लोग एस ए एस लगाएंगे। जब तीनों भुजा होगा तो साथियों एस 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 लगाएंगे, ट्रिपल एस जिसको बोलते हैं। जब तीनों कोण होगा साथियों तो कितना लगाएंगे? ट्रिपल ए लगाएंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इस त्रिभुज को लेने जा रहा हूँ। उस त्रिभुज में भी देखेंगे कि ये समरूप है कि नहीं। कोण को हमेशा बीच में लेना है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो अगर हम इसको बीच में ले रहे हैं तो बी ए सी लेंगे। क्या लेंगे? बी ए सी लेंगे। ध्यान दीजिएगा, बी ए सी लेंगे, या आपकी इच्छा तो सी ए बी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका क्या होगा? सी ए बी ले लेंगे तो भी चल जाएगा। आप जो चाहे वो ले लें, सब काम हो जाएगा। हम चलिए बी ए सी से काम लेते हैं। क्या लेते हैं? बी ए सी से लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे साथियों। त्रिभुज बी ए सी, जो कोण होता है उसको हमेशा बीच में रखा जाता है, कोण को बीच में रखा जाता है। तो त्रिभुज बी ए सी व त्रिभुज डी एफ ई में अगर हम बी ए लिए हैं तो यहाँ ई डी एफ लेना पड़ेगा। तो बी ए बटा डी एफ, फिर ए सी है तो ए सी अपान एफ ई। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी ए का मान साथियों 2.5 देखे रखा है। डी एफ का मान कितना है साथियों? डी एफ का मान 5 है। बट ए सी तो हमारे पास है भी तो नहीं, ए सी हमारे पास तो है भी नहीं, तो हम ए सी लिखेंगे। और एफ ई की बात करेंगे तो ये 6 होगा। तो इज नॉट इक्वल है। क्या इज नॉट इक्वल है साथियों? तो ये क्या है? इसके बराबर नहीं है। तो लिखेंगे, और ये भी देख सकते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसलिए यह त्रिभुज युग्मन, यह त्रिभुज युग्मन समरूप, क्या है? समरूप नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये भुजा ही समरूप नहीं होगा, भुजा ही अनुपात बराबर नहीं होगा, तो कोण भी बराबर होने से क्या ही फायदा है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथियों अगले प्रश्न में समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और बताना है कि ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो पहले हम काम करेंगे त्रिभुज डी ई एफ में। चलिए भैया क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो दो त्रिभुज के कोण दे के रखे हैं, त्रिभुज के दो कोण दे के रखे हैं, हमें एक कोण पहले निकालना होगा। तो लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर ये कितने डिग्री का? 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। ओके, अब अगर हम इसको जोड़कर उन्हें ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा एंगल एफ बराबर 180 डिग्री माइनस कितना? 150 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो एंगल एफ की बात करें कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितने? 30 डिग्री। तो अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी, बराबर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में
हमें डी पता है लेकिन पी नहीं पता, कोई बात नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ई जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और जो एंगल एफ है आपका वो एंगल किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो याद रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ए कसौटी से, अतः ए कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ओके, अच्छी तरीके से आप लोग हल करेंगे अपनी कॉपी पे। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा जरूर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा आकृति 6.35 में, मतलब इस चित्र में त्रिभुज DOC मतलब जो ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला है, सर्वांगसम है OBA के, मतलब क्या है आपका ओ, या ध्यान दीजिए OBA के, मतलब इस त्रिभुज इस कोण के बराबर है, मतलब एंगल D जो है एंगल B के बराबर हो जाएगा। और BOC ये आपका देखे रखा है 125 डिग्री, और जहाँ और कोण देखे रखा है CDO, क्या देखे रखा CDO 70 डिग्री है। तो DOC बताना है, DOC मतलब ये कोण हमें बताना है साथियों। और DCO ये कोण बताना है, और OAB आपको साथियों ये कोण भी बताना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ये कोड भी हमें बताना है। तो आइए अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे ये हो पाएगा। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले हल करेंगे, लिखेंगे साथियों। सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। ओके, उसके बाद लिखेंगे एंगल डी, क्या लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल जो आपका है एंगल कितने डिग्री का है, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, तो लिखेंगे साथियों रैखिक युग्मन, क्या लिखेंगे रैखिक युग्मन, क्या लिखेंगे साथियों रैखिक युग्म जिसे बोलते हैं। मतलब एक ही रेखा पर बने दो कोण 180 डिग्री के बराबर होंगे, DOC और साथियों BOC ये एक ही रेखा पर बने कोण हैं। इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे साथियों कहते हैं आपका रैखिक युग्म। ओके, तो यहाँ पर ये आपका देखिए रखा है साथियों DOC प्लस यहाँ पे BOC का मान 125 डिग्री है, तो 125 डिग्री हो जाएगा साथियों बराबर 180 डिग्री। अब एंगल DOC जिसको उधर लेकर जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल DOC बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 5 में से 10 में से 5 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचेगा साथियों, 55 डिग्री बचेगा। अब ये कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे और हम बात करेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में बात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज DOC में क्या कहेंगे, वो 70 डिग्री है। तो लिखेंगे क्या है, एंगल D है, क्या है एंगल D है साथियों, एंगल D प्लस ये क्या है O है, तो लिखेंगे एंगल O, क्या लिखेंगे एंगल O, और वहाँ पर C है तो लिखेंगे एंगल C, क्या लिखेंगे एंगल C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों युग्मों का साथियों तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब एंगल D की बात करें 70 डिग्री ऑलरेडी देखे रखा है, यहाँ पर हमने 55 डिग्री O के लिए निकाला है। तो हम यहाँ पर सबका मान पुट करेंगे कि 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों को जोड़कर उधर लेकर जाएंगे तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा उधर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि ये भी 55 डिग्री ही आएगा। ध्यान दीजिए, तो एंगल C कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, सारे के सारे कोण एक साथ निकल आएंगे। अब यहाँ पे सवाल लेके रखा है कि त्रिभुज ODC मतलब ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम जब होंगे तो उनके सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे साथियों, लिखेंगे त्रिभुज
ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। मतलब ये क्या है साथियों, ये क्या है, इक्वल है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले से दो कोण निकालना था, DOC हम निकाल चुके हैं और एक कोण निकाल चुके हैं, DCO भी निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब हमें केवल निकालना है OAB। क्या निकालना है, OAB। मतलब इस कोण के बारे में हमें बताना है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि अतः, इसलिए एंगल यहाँ पर क्या होगा, OAB का काम करेगा। तो एंगल OAB बराबर होगा एंगल DCO के बराबर। DCO कितना है, 55 डिग्री है। तो ये कितने डिग्री का मान होगा, ये कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। ये कहाँ से आया 55 डिग्री, ये साथियों आया है आपका, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होंगे, उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में आंसर लिखना होगा। तो लिखेंगे अतः एंगल DOC बराबर आपका कितना आएगा, 55 डिग्री साथियों। और एंगल DCO ये कितने डिग्री का है, ये भी 55 डिग्री का है। फिर एंगल क्या है, एंगल OAB ये भी कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर आ गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC बराबर OB अपान OD है। ध्यान दीजिएगा, दो हम क्या बनाएंगे, समलंब बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, समलंब बनाएंगे। समलंब बनाते समय ध्यान देंगे हमें चार भुजा होना निश्चित है, लेकिन यहाँ पर साथियों दो ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जो कि सवाल में देखिए भी रखा है। मान लेते ये हमारा समलंब, आप पटरी से बनाइएगा। इसको हम मान लेते A है अपना, ओके। इसको हम मान लेते B है, ये अपना C है और ये अपना D है। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, A को C से मिलाएंगे, एक विकर्ण बनेगा, और D को हम यहाँ पे B से मिलाएंगे, ओके। तो यहाँ पर D को B से मिलाएंगे सावधानी पूर्वक। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे सवाल में लिखा है जो AC है अपना ये और जो BD है यहाँ पर मिल रहा है O बिंदु पर। कहाँ पे मिल रहा है साथियों, O बिंदु पर मिल रहा है, मतलब AO है। अब कह रहा है कि त्रिभुज के कसौटी का प्रयोग करते हुए इसको बताना है कि OA अपान OC बराबर OB अपान OD है कि नहीं। तो आइए इसको हल करके त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे साथियों AOB और एक लेंगे DOC। तो लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साथियों त्रिभुज, हमारा त्रिभुज क्या है, OAB। तो लिखेंगे त्रिभुज OAB व दूसरा त्रिभुज लेंगे साथियों, क्या लेंगे, ODC लेंगे। क्या लेंगे, ODC लेंगे। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्या लेंगे, OCD लेंगे। तो लिखेंगे वह त्रिभुज OCD में इसमें क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपको क्लास 9 में पढ़ाया था साथियों, जहाँ पर जड़ बन जाता है वहाँ पर साथियों एकांतर कोण होता है। क्या होता है, एकांतर कोण। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हम लोग देखने को पाएंगे कि यहाँ पर जो B है साथियों वो D के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहे हैं। तो लिखिए, और यहाँ जो A है वो से C के बराबर होगा, ये भी क्या एकांतर कोण है। तो लिखेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे एंगल, यहाँ पर A लेंगे तो यहाँ पर C हो जाएगा बराबर एंगल C। और ये क्या साथियों, ए अपना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बोलेंगे साथियों एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, ओके। अब अगर यहाँ से देखिए साथियों तो एंगल
डी जो है, एंगल जो आपका यहाँ पे बी है, यहाँ पर बी है, तो एंगल बी जो है यहाँ पर साथियों एंगल डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर। ये भी क्या है? एकांतर कोण है। और आपको मैंने पढ़ाया था जहाँ पर एक्स बन जाता है वहाँ पर साथियों शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर हम कहेंगे ए ओ बी, क्या कहेंगे? ध्यान से देखिएगा, कहेंगे एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल, क्या है? एंगल, अगर मैंने ए पहले लिया है तो मैं क्या लूँगा? सी। क्या लूँगा साथियों? सी लूँगा। तो सी ओ डी क्या है? अपना कोण है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख। क्या है? विमुख। शीर्षाभिमुख कोण है वो साथियों। शीर्षाभिमुख कोण कहाँ पर बनता है? जहाँ पर एक्स बनता है। यहाँ पर एक्स बन रहा है तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पर जेड बन रहा है साथियों तो यहाँ बी डी के बराबर होगा। यहाँ पे एक उल्टा जेड बन रहा है साथियों तो यहाँ पर ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर तो ए सी के बराबर एकांतर कोण, बी डी के बराबर एकांतर कोण और एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के बराबर शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे क्या है? तीनों कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ओ ए बी समरूप है। किसके? त्रिभुज ओ सी डी के। इतना हो गया। तो मैंने आपको साथियों इससे पहले इस सत्र में पढ़ाया है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए में क्या लिखेंगे? इसलिए हमारा जो ओ ए है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका ओ ए है, जो आपका ओ ए ओ सी, ओ ए बटा ओ सी जो है, ओ ए बटा ओ सी, वो क्या है? वो साथियों ओ बी बटा क्या है? ओ डी है। ओ डी क्या है? ओ डी है साथियों। यहाँ पे लिखेंगे इत सिद्धम। क्या लिखेंगे? इत सिद्धम। हिंदी वाले लिखेंगे इत सिद्धम, इंग्लिश वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इत सिद्धम। ओके। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। आप कहेंगे इससे पहले आपको क्या लिखना चाहिए था? आप लिख सकते थे दिया है, सिद्ध करना है, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने किया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं साथियों। आइए साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखा हुआ आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर समरूप हैं। आइए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ओके। हल लिखने के बाद लिखेंगे साथियों दिया है। क्या देके रखा है? ये लिखेंगे दिया है कि, क्या देके रखा साथियों? दिया है कि, देखे क्या रखा है? देखे रखा है साथियों कि क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ये देखे रखा है। और देखे रखा है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 2 के क्या है? बराबर है। ओके। इसी ध्यान रखिएगा। और हमें सिद्ध क्या करना है ये चीज़ लिख लेंगे। क्या सिद्ध क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें ये करना है साथियों कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ओके। अब अगर हम आगे बात करेंगे धीरे से तो क्या बात करेंगे? अब हम सिद्ध करना शुरू करेंगे। यहाँ देखेंगे प्रमाण। क्या देखेंगे? प्रमाण। क्या देखेंगे? प्रमाण। मतलब हम प्रूफ देंगे। क्या देंगे? प्रूफ देंगे। प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अगर त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे साथियों तो यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 2 देके रखा है। एंगल 1 जो है वो किसके बराबर? एंगल 2 के बराबर। ये दिया है।
तो याद करिए मैंने आपको पढ़ाया है कि सम्मुख समान भुजाओं के जिस त्रिभुज के भुजा के साथ जिस त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं उसके संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। मतलब संगत कोण के संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। मतलब कि यहाँ से हम बोल सकते हैं साथियों कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर होगा। ओके, इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, अब देखेंगे ध्यान से। अब ध्यान कह भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं साथियों, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर साथियों क्यू आर बटा क्यू एस दे के रखा है, बराबर में क्यू टी बटा क्या दे के रखा है, पी आर दे के रखा है। तो अगर हम समीकरण एक से देखें कि पी आर के जगह क्या रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं साथियों। इसे हम लोग लिखेंगे क्यू आर बटा, ध्यान दीजिएगा, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू। ओके, क्यू पी। अब हम कहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे। अगर हम क्यू आर की बात करें तो ये क्यू आर अपना क्या है, क्यू आर ये रही। क्यू एस की बात करें तो कहाँ है, ये क्यू एस यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर क्यू टी की बात करें ये ऊपर हो गया, और यहाँ पर अगर हम पी क्यू की बात करें, किसकी बात है, पी क्यू की, तो पी क्यू हमारे पास ये हो गया। मतलब कि अगर हम बात करें साथियों, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये भुजा से बने जो दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और यहाँ पर एक कोण मिल गया हमें, एंगल एक, जो कॉमन हो गया। तो आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं आगे प्रश्न को सीखने के लिए? तो आइए हम लोग साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस त्रिभुज को हम कैसे समरूप करेंगे और आप भी जान जाएंगे। तो आइए साथियों, अब हम लोग साथियों आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में, यहाँ पे क्यों लिखा है, इसमें क्या हम कह सकते हैं, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो साथियों क्यू आर बटा क्यू एस था, हम लोग पहले देख भी चुके हैं इसको, ये किसके बराबर जा रहा है, ये जा रहा है साथियों आपके क्यू टी बटा क्यू पी के, है ना। और यहाँ पर एंगल एक जो है वो एंगल एक के बराबर होगा। ये क्या है, ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है साथियों, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ पर एक कोण बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गई, ये कोण बराबर हो, लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से, क्या है, समरूपता, ध्यान दीजिएगा, समरूपता कसौटी, कौन सी कसौटी है साथियों, समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस, या क्यू बना लीजिए अच्छे से, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो भी मैंने सवाल लगवाए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। यहाँ पे देख भी सकते हैं मैंने कैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से हल करवाया है। अगर आपके पास कोई है कि इतने अच्छी तरीके से बताया है आपको, अगर कोई डाउट तो पूछ लीजिए। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जो पूरा बड़ा का बड़ा त्रिभुज है, ओके, की भुजाओं पी आर, जो यहाँ पे पी आर भुजा है, मतलब पी आर भुजा ये वाला साथियों, ये वाला, और पी और क्यू आर भुजा क्रमशः बिंदु एस टी इस प्रकार स्थित है, मतलब इस दोनों पर एक बिंदु स्थित है एस टी, जो इसमें एंगल जो P है एस टी के क्या है, बराबर है, क्या है, इस टी के क्या है, बराबर है। ओके, तो हमें सिद्ध करना है कि आर पी क्यू, मतलब आर पी क्यू ये एंगल, मतलब ये त्रिभुज, और जो आर टी एस ये क्या समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी अब हम लोग चलते हैं
आगे और देखेंगे सवाल को कैसे हल किया जाए। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अगर हम त्रिभुज में बात करें तो पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ओके, उसके बाद लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया है? दिया है कि एंगल P बराबर एंगल RTS दे के रखा है। ओके, मतलब एंगल P एंगल T के बराबर है। ये कह रहा है कि एंगल जो ये वाला P है इस T के क्या है? बराबर है। ये सवाल कह रहा है। अगर हम बात करें तब त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में हम लोग क्या देखने को पाएंगे? यहाँ पे देख सकते हैं कि RPQ यहाँ पे कोड देखिए बीच में है। तो यहाँ पे क्या देखे रखा है कि एंगल P जो है साथियों वो किसके बराबर है? एंगल RTS के बराबर है। ये सवाल में दिया है। क्या सवाल में दिया है? दूसरी बात, एंगल R जो है वो क्या है? एंगल R के बराबर है। क्यों? ये कॉमन है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। ध्यान दीजिएगा, क्या है? उभयनिष्ठ है। ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग अतः ए, ध्यान दीजिएगा, अतः ए समरूपता, क्या? अतः ए समरूपता कसौटी, अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका सवाल लग गया होगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं। हम लोग अपने 6 पॉइंट, कौन एक्सरसाइज है? 6.3 एक्सरसाइज के 5 सवालों को हल कर चुके हैं। कुछ समरूपता को हम जान चुके हैं। अब आगे के प्रश्न आप सभी के लिए क्या हो जाएंगे? आरामदायक हो जाएंगे। आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सभी लोग रिवीजन करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे आगे के प्रश्नों को। आज के इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।